तो बच्चों हमने अपना स्टार्ट कर दिया था चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 11 फिजिक्स का। तो इसमें हमने केपलर के लॉ पढ़ लिए तीनों के तीन और किस तरीके से उनको डेरिवेट करा था वो भी हम सीख चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, और एक अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके पास रखे हुए हैं, बहुत सारे यूनिवर्सल बॉडी आपके पास रखी हुई हैं और एक ऑब्जेक्ट पे एक बॉडी पे लगने वाला टोटल ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा वो भी चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। क्या यहाँ पे ये स्टेट कर रहा है, आपको ध्यान रखना पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था और ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है, ये यानी कि कहीं भी फेल नहीं होता, ये हर जगह वैलिड होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। बोला एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सारी बॉडी क्या करती हैं, हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स। कितने फोर्स से, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बोला एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, सारी बॉडियां यूनिवर्स में हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कितने फोर्स से, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इसका स्टेटमेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमारे पास दो यूनिवर्सल बॉडी है, एक बॉडी जो है इसका मास m1 मान लो, एक ऑब्जेक्ट और ले लो यूनिवर्सल जिसका मास m2 मान लो। ऐसा भी हो सकता है कि m1 सन हो, m2 अर्थ हो, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल बॉडी की बात करी है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, दो प्लेनेट हो सकते हैं, दो बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं, तो कोई भी यूनिवर्सल बॉडी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट आपके पास रखे हैं, दो बॉडी आपके पास रखी है जिनका बहुत लार्ज मास है और एक का मास m1 ले लिया, एक का मास हमने m2 ले लिया। तो बोले इनके बीच में लगने वाला जो टोटल ग्रेविटी का फोर्स होता है वो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इन दोनों के मास को मल्टीप्लाई करो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ग्रेविटी का फोर्स। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बता रहा है। और क्या बोला उसने, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, तो जो ये ग्रेविटी का फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर के। यही यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट में लिखा है। अभी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। अब इन दोनों को आपस में मिला दो, सिंपल सी बात है। तो ये इस तरीके से बनेगी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है, या मिला दिया, ऐसा समझो। f इक्वल टू, आपने इक्वल टू लगाया, और जब भी आप इक्वल टू लगाते हैं कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट जुड़ता है उसको हम कैपिटल G बोलते हैं, और इस तरीके से m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये तो बात कर दी हमने क्या, ग्रेविटी के फोर्स की। ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 मास हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, r उनके बीच की डिस्टेंस, और जो G यहाँ पे नया वर्ड आया है, इस G को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल, या ऐसे बोल सकते हैं, देखो क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ऐसे आप इस चीज को लिख सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है, ये कांस्टेंट है, ये ग्रेविटी का कांस्टेंट है यूनिवर्सल, और इसकी जो वैल्यू होती है ना, आपको वैल्यू भी इसकी याद रखनी पड़ेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखनी होगी कि कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको क्या करना है, ये कैपिटल G की वैल्यू यहाँ पे याद रखनी है। इसको मैंने क्या बोला, ये यूनिवर्सल ग्रेविटी का क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा हर जगह पूरे यूनिवर्स में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इतनी वैल्यू इसकी होती है। अब ये फोर्स जो है, ये तो फोर्स हो गया ना, ग्रेविटी का फोर्स है, तो ये फोर्स ही इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन ही होगा। अब मैं इस G की बात करते हैं, देखो G का यूनिट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको याद रखना है, ऐसे G का डायमेंशन निकालना भी आपको आना चाहिए कि G का डायमेंशन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और ध्यान दें, देखो यहाँ पे ना मैंने इस फोर्स तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने अभी वेक्टर ना तो कोई डायरेक्शन लगाई है फोर्स की, ना कुछ बताइए, तो केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म भी सीखेंगे। देखो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये F का क्या डायरेक्शन है कि m1 से m2 की ओर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अभी तो हम यहाँ पे बात करते हैं केवल इस G के डायमेंशन निकालने की बात यहाँ पे हम करते हैं कि G का डायमेंशन आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला जो था वो क्या आया, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ना G को एक तरफ छोड़ दो आप, तो आपके पास क्या बचेगा, F आर स्क्वायर बाय G m1 m2। आपको याद रखना है कि जो डायमेंशन वाला टॉपिक है ना, ये जो G का डायमेंशन है, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटी का कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन हर बार लगभग हर बार पेपर में वो पूछता है। क्लास 11 के पेपर में वो पूछेगा ही पूछेगा कि G का डायमेंशन कितना होता है या क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ से G कट करो, G तो हमने यहाँ पे लिख दिया ना, तो G इधर रह गया, एफ आर स्क्वायर हो गया अपॉन m1 m2 हो गया, इस तरीके से आ गया। आपको क्या करना है, इस F का भी डायमेंशन रखना है, इस R का भी, इस m1 का भी, इस m2 का भी, और तो G का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। ये तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद करना पड़ेगा और आपको इसको निकालना भी आना चाहिए। मैंने निकालना आपको सिखाया है, जब हम क्लास 11 में हमने डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा था, डायमेंशन एनालिसिस, वहाँ पे हमने फोर्स का डायमेंशन भी निकाला था,
ठीक है। तो फोर्स वाला टॉपिक भी जब हमने पढ़ा होगा वहां पे भी फोर्स का डायमेंशन निकाला होगा। तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद करना है MLT-2 होता है। तो फोर्स की जगह आप लिख दो MLT-2, M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो ये है ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को L से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे L का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इस तरीके से डिवाइड कर दो। इधर मास, ये भी मास है, ये भी मास है, दोनों मास है। तो मास के लिए जो होता है M लिखते हैं, दूसरे वाले मास के लिए भी M लिखेंगे। तो M मल्टीप्लाई M क्या हो जाएगा, M स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या M की पावर इसे 2 या M2 बोल सकते हैं। ठीक है से अब देखो यहाँ पे M की पावर 1 है, यानी कि M1 है, यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L2 है। तो देखो ये तो L1 ये हो गया और ये 2 ये हो गया। तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो इसके साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस सेम है। अब पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये T की पावर -2 है। ठीक, और ये M की पावर जो 2 है ना, ये ऊपर आके M की पावर -2 बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, हम जी का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी का डायमेंशन कैसे निकलता है, वो चीज़ हम सीख रहे हैं। तो ये तो बात हो गई। देखो M, ठीक है, इसको M बना दो सही से। ये 1 हो गया, ये -2 है ना, ये इधर आ जाएगा। और ये L की पावर 1 + 2 3 हो गया, ये T की पावर -2 हो गया। इस तरीके से आपके पास जी का डायमेंशन क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पेपर में इसको बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, M-1 L3 T-2। तो जी का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से आप इसका MKS यूनिटी बना सकते हैं। देखो ये मास है ना, मास के लिए आप किलोग्राम लिख दो, पर किलोग्राम हो गया। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए मीटर लिख दो, मीटर क्यूब हो गया। ये टाइम है, तो यहाँ पे टाइम के लिए सेकंड लिख दो, सेकंड -2। तो जी का जो है एक और यूनिट मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, जिसको हम MKS यूनिट भी बोलते हैं। और SI यूनिट तो आपको जी का पिछले वाले पेज में मैंने बता दिया। ठीक है ना, तो जी का ये डायमेंशन, जी का ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपको मैंने सिखा दिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका वेक्टर फॉर्म बनाने की, कि हम इसका ना थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम वेक्टर फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर लेते हैं। देखो वेक्टर आप लिख दो पूरा, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाने, क्योंकि आप फोर्स की तो बात करते हैं, इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप क्या करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटी के फोर्स की बात करते हैं बिटवीन 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट यह है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यह है, इसका मास M1 कंसिडर कर लो और इसका मास M2 कंसिडर कर लो। ठीक है, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो इनके पहले हमें पोजीशन वेक्टर बनाने पड़ेंगे। और पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दी। मान लो ये तो ओरिजिन हो गया, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो M1 वाला मास है, मान लो ये ए पॉइंट पे सिचुएटेड है, इस पॉइंट को ए भी कंसीडर कर लो। और यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसको आप R1 कंसीडर इस तरीके से कर लो कि यहाँ O से लेके ए तक का पोजीशन वेक्टर R1 है, और आप उसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और मान लो यहाँ ए से लेके जो है O से लेके B तक का जो पोजीशन वेक्टर R2 है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 है, M2 है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। तो ए से लेके आप इस तरीके से बी को भी मिला सकते हैं। तो ए से लेके आपने बी को मिलाया इस तरीके से, तो ए से लेके जो बी है ना, देखो हमने 1 से लेकर 2 को मिलाया, तो इसको आप R12 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 2 की तरफ को डायरेक्टेड R12 वेक्टर के साथ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो वेक्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हर जगह हमने पोजीशन वेक्टर बना दिया, तो अब हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, देखो लिखना तो बहुत सारी चीजें, क्या क्या लिखोगे, कंसीडर, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज आप लिख भी सकते हो। कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1 एंड M2 विच है पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इतनी चीज आपको लिखनी है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आप जरा इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AOB, आप AOB ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लगा सकते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन क्या था, देखो एक वेक्टर तो देखो आपके पास ये है R1, एक वेक्टर आपके पास ये है R2, और एक वेक्टर आपके पास थर्ड वेक्टर ये है। तो क्या था वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन क्या था, कि आपके पास ट्रायंगल की 2 कंसेक्यूटिव साइड्स हैं। देखो एक साइड तो ये होगी, एक साइड ये होगी, तो देखो ये 2 कंसेक्यूटिव साइड्स बन गई है वेक्टर किसकी, ट्रायंगल की, एक की और एक की, और दोनों एक ही तरफ को डायरेक्टेड है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसा समझो कि यहाँ से कोई गाड़ी स्टार्ट हुई, यहाँ चलेगी, और यहाँ से भी इधर चलेगी, तो कंसेक्यूटिव वेक्टर बन गए 2 ये, है ना। तो 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर का जो सम होता है ना, R1 + R21, ये चीज बोल रहा हूँ मैं, ये इक्वल टू होता है थर्ड वेक्टर के बराबर, R2 के बराबर। और यही था आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से आप R21 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो R21 बराबर आपके पास निकल के जाएगा R2 - R1। ठीक है, तो आपने जो भी है ये R21, जिसको मैंने R12 बोला, सॉरी क्या R12, तो R12 आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बात आएगी ना R21 निकालने की, मतलब ये डायरेक्शन जो है ना एरो, ये इस तरफ को बन जाएगा, तो R21 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R21 कितना निकल के आएगा आपके पास, वो निकल के आएगा R1 - R2। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे R21 और R21 और R12 जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन माइनस साइन के साथ हैं। कहने का मतलब क्या है, R21 और R12 जो है ना, उनकी जो वैल्यू है ना वो बराबर आएगी। ठीक है ना,
R21 और R12 है क्या एक्चुअली में, देखो ये A से लेके B तक की डिस्टेंस तो है कि A से लेके B के बीच की कितने डिस्टेंस है, तो A से लेके B के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी R12, या फिर आप उसको R21 भी बोल सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा उसे, ठीक है ना, कि एक इस तरफ को डायरेक्टेड है, ये A से लेके B की तरफ को डायरेक्टेड है R12, R21 जो है वो B से लेके A की तरफ को डायरेक्टेड है। अब हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट ए पे लगने वाले फोर्स की ग्रेविटी के फोर्स की। तो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो उसी के लिए हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आप इसे लिख दो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मास m1 ड्यू टू m2। तो m2 के कारण जब आप m1 पे फोर्स निकालोगे तो कितना निकलेगा, देखो किस पे निकालने, 2 पे निकालने है ना, a वाले ऑब्जेक्ट पे निकालने, ऐसे लिख दो, किस ऑब्जेक्ट पे निकालने हम फोर्स, इस a वाले ऑब्जेक्ट पे जो a पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसके कारण निकालने हैं, b वाले ऑब्जेक्ट के कारण, यानी कि a पे फोर्स निकालने हैं, कहने का मतलब m1 वाले मास पे फोर्स निकालने हैं m2 वाले मास के कारण। तो एफ ए बी बराबर, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, g m1 m2 बाय r, क्या देखो कहां से कहां को निकालने फोर्स, मैंने क्या बोला, m2 के कारण किस पे निकालने, m1 पे निकालने, तो m2 के कारण m1 पे हम फोर्स निकाल लेना, m2 के कारण किस पे निकालने फोर्स, m1 पर, तो इसको आप R21 लिखेंगे यहाँ पे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं R21 कैप। R21 कैप आपको क्या बताएगा, आप अच्छे समझते हैं कि B से लेके A की तरफ को डायरेक्टेड ये फोर्स होगा, क्योंकि हम किस पे निकालने फोर्स, A पे निकालने ना, A पे लगने वाला फोर्स निकालने, तो A की तरफ को डायरेक्टेड होगा, हमें क्या निकालना है, B के कारण A पे लगने वाला फोर्स, तो ये A की तरफ को ही डायरेक्टेड होगा, यानी कि जो एरो यहाँ पे मैंने नीचे को बना रखा है ये ऊपर को हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पे R21 लिख दिया और यहाँ पे भी R21 कैप लिख दिया। R21 कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी का फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। R21 कैप क्या है, इज द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल m1 या फिर ऑन द ऑब्जेक्ट विच है मास m1। इसी तरीके से आप जब एफ बी ए कैलकुलेट करोगे ना, एफ बी ए क्या बोला मैंने, ये जो बी पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, बी पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये m2, इस m2 पे लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ए मतलब ए पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, m1 m2 बाय r, यहाँ पे अब 12 हो जाएगा, m12 का स्क्वायर, और ये इस तरीके से r12 कैप हो जाएगा। तो आपको एक चीज और दिख रही होगी यहाँ पे, एफ ए बी जो है वो एफ बी ए के बराबर है, ठीक है, और दोनों क्या है, अपोजिट साइन के बराबर है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है, आंसर जो है ना सेम आएगा। कहने का मतलब पता क्या है कि जो ये मास m1 है ना, ये m2 पे ठीक उतना ही ग्रेविटी का फोर्स लगाएगा जितना m2 m1 पर लगाएगा, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा ग्रेविटी का, ठीक दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों फोर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, इस तरीके से आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ठीक होगी बात। तो ये वेक्टर फॉर्म की बात हमने यहाँ पे फिलहाल कर ली। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट की बात करी कि 2 ऑब्जेक्ट पे लगने वाला 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला टोटल ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है, हमने उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सीख लिया है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाए, मान लो किसी का मास m1 है, किसी का m2 है, किसी का m3 है, किसी का m4 है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, पहले देखो 3-4 मास कंसिडर कर लेते हैं। एक मास हमने ले लिया यहाँ पे m1, एक मास आप यहाँ पे कंसिडर कर लो m2, एक मास आप यहाँ पे कंसिडर कर लो m3, और एक मास आप यहाँ पे कंसिडर कर लो m4। अब हमें करना क्या है, देखो इस वाले टॉपिक में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, द टोटल फोर्स निकालना है इस मास m1 पे, टोटल ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है, इस 4 के कारण भी, इस 2 के कारण भी, और इस 3 के कारण भी। तो पहले इन सारी लाइनों को ऐसे आपस में मिला दो इस तरीके से, और इस तरीके से हमने इस सारी लाइनों को आपस में यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस m1 पे लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है, किसके कारण, m2 के कारण, फिर m4 के कारण, फिर m3 के कारण, फिर उनको हम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमें m4 के कारण कहाँ पे फोर्स निकालना है, इस m1 पे फोर्स निकालना है, ठीक है, किसके कारण, इस m4 के कारण, तो इस तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा फोर्स। हमने m3 के कारण इस m1 पे फोर्स निकालना है, तो वो इस तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा इस तरीके से, और हमने इस तरफ को फोर्स निकालना है तो वो इस तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना, आप मान लो क्या कहते हैं, इसका पोजीशन m1 और m2 के, m1 और ये जो m4 है ना, m1 और m4 के बीच की डिस्टेंस आप कितनी मान सकते हैं, r14 मान सकते हैं ना, जैसे हमने वहाँ पे r13 r12 माना था अभी पिछले वाले वेक्टर फॉर्म में जब हमने देखा। तो आपने देखो 4 से 1 की तरफ को डायरेक्टेड है, तो आप इसको ऐसे लिख दो r41 ऐसे कैप करें, ठीक है ना, ये इस तरफ को डायरेक्टेड है। अब ये वाला यूनिट वेक्टर जो है ये कैसे दिखाएंगे, r21, क्योंकि ये 2 से लेके 1 की तरफ को डायरेक्टेड है। ये वाला यूनिट वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ये r31 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मास m1 ड्यू टू m2 m3 एंड m4, और बहुत सारे अगर मास होंगे तो उनके कारण भी हम इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको एक चीज सीखनी होगी जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको बार बार पढ़ाया जाएगा क्लास 12 तक। क्लास 12 में भी आपको पढ़ाया जाएगा जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फिर ध्यान देना है। शायद वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर में हमने ये सीखा भी हो, फिर भी आप इसको देख लेते हैं। तो क्या है ये, द टोटल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसे लिखना है, ड्यू टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने क्या बोला, द टोटल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है आपके पास, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहने का मतलब पता क्या है कि जो M1 पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है ना, वो क्या होगा कि लगने वाले टोटल, इन तीनों के कारण लगने वाले टोटल फोर्स के सम के वेक्टर सम के बराबर होगा। कैसे, क्या बोला मैंने कि M1 पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इन तीनों ऑब्जेक्ट के कारण लगने वाले इस पे फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। कैसे, मैंने बोला देखो, मान लो M2 जो है इस M1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F12 फोर्स लगा रहा है। वन मतलब यहाँ मैंने F के पास 1 लिखा है, मतलब ये जो फोर्स है ना वो 1 वाले पार्टिकल पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, 2 वाला पार्टिकल लगा रहा है। तो इस तरीके से वेक्टर, और इस तरीके से 3 वाले पार्टिकल द्वारा 1 पे लगाया गया फोर्स, और इस तरीके से 4 वाले पार्टिकल के द्वारा 1 पे लगाया गया फोर्स। तो ये जो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे F12 कैलकुलेट करना पड़ेगा, F13 कैलकुलेट करना पड़ेगा, F14 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मास M1 निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, M1 वाले मास पे, M1 वाला ऑब्जेक्ट जिसका मास M1 है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास M1 है, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे निकला कि हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इसको निकाला। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, द टोटल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन द मास M, तो F1 भी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब F12 क्या होगा, देखो G M1 M2 होगा, सीधी सी बात है, और R स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो भाई, M1 और M2 के बीच की डिस्टेंस। F12 क्या है, 1 और 2 के बीच लगने वाला फोर्स। किस पे लगने वाला, M1 वाले मास पे लगने वाला फोर्स किसके कारण, 2 के कारण। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, M1 M2 के बीच की, आप देख लो R21 है, तो आप इसको R21 स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे R21 कैप लगा दो इस तरीके से। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा G, अब ये 1 और 3 है तो M1 M3 हो गया, और यहाँ पे R31 जो मैंने यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर लगा के दिखाए हैं, R31 का स्क्वायर और R31 कैप। इसी तरीके से लास्ट वाला G क्या है, 1 4 है, तो M1 M4 अपॉन R41 का स्क्वायर और R41 का कैप। इस तरीके से टोटल फोर्स आपने निकाल दिया है ऑन द मास M1, यानी कि पार्टिकल जिसका मास M1 है उस पर लगने वाला टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस तरीके से वेक्टर सम से निकल के आ जाएगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो एक इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने किया कि बहुत सारे मास लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए जिनके मास अलग अलग थे, और उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल दिया। कैसे निकाला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से। वो क्या हो गया भाई, टोटल फोर्स ऑन एनी पार्टिकल या फिर ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है ना, इस तरीके से आप उसको लिख भी सकते हैं। F1 बराबर F12 F13 F14, और हमने सारी वैल्यू रखी वहां पे देख ली। तो ये इस तरीके से हमने क्या करा भाई, एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स ग्रेविटी का निकाल दिया है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने क्या सीखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, और हमने जी का ना, कैपिटल जी जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटी का कांस्टेंट कहते हैं, उसकी हमने डायमेंशन भी आपको निकाल के दिखाई। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, और एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू प्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट वहाँ पे पहले से प्रेजेंट हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सीखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।